Hello students, Physical Education Class 11th Unit 10 Training in Sports. First, we will discuss the topic of this unit. There are 6 topics in this unit. The first topic is meaning and concept of sports training. Second topic is principle of sports training. Third topic is meaning, types and importance of warming up. Fourth topic is meaning and importance of limbering down. Fifth topic is meaning and classification of doping. और लास्ट टॉपिक इज प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफेक्ट्स। तो अब हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। यदि हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के मीनिंग को डिफाइन करें तो द प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस इन स्पोर्ट्स इज नो एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो जो हमारा जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है और उसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसको हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। अब ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है इट हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस अलॉन्ग विथ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो ये हमारा मीनिंग था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। नेक्स्ट इसी में जो आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। तो ये पूरा जो चार्ट है यही इसका क्या है कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। तो हम वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन किया है तो इसमें फर्स्ट आता है प्रिपेयरिटी पार्ट, सेकंड जो आपका आता है इसमें कंपटीशन पार्ट और थर्ड आता है ट्रांजैक्शनल पार्ट और फोर्थ जो है आपका वो माइक्रो साइकिल्स हैं। माइक्रो साइकिल्स होते हैं जो हमारा वर्कआउट प्लान होता है। तो हमारा वर्कआउट प्लान जो है 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, मंथली और वीकली और डेज वर्कआउट प्लान। तो ये जो हमारा वर्कआउट प्लान है तो उसको हम 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है मंथली वर्कआउट प्लान, सेकंड है वीकली वर्कआउट प्लान और थर्ड है डेज वर्कआउट प्लान। तो ये जो है हमारा पार्ट है। तो फर्स्ट इसमें आता है प्रिपेयरिटी पार्ट। अब प्रिपेयरिटी जो पार्ट होता है इसको 3 पार्ट में जो है आपका कैटेगराइज किया है। तो इसमें प्रिपेयरिटी पार्ट फर्स्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं प्रिपेयरिटी पार्ट फर्स्ट में वो इसके अंदर क्या है डेवलपमेंट, यानी हम डेवलप करते हैं और बेसिक कंपोनेंट्स को एंड बेसिक स्किल्स को। नेक्स्ट जो प्रिपेयरिटी पार्ट सेकंड है इसमें क्या डेवलप करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड एडवांस स्किल। स्किल जो होती हैं वो आपके जो गेम्स में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है प्रिपेयरिटी पार्ट थर्ड, उसमें क्या डेवलप करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। तो ये हमारे प्रिपेयरिटी पार्ट के 3 पार्ट हैं इसके ट्रेनिंग के। नेक्स्ट जो होता है कंपटीशन पार्ट। अब कंपटीशन पार्ट के 2 पार्ट हैं इसके। तो कंपटीशन पार्ट फर्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं प्रैक्टिस मैचेस विथ करेक्शन वर्क। अब देखो आप देखते हैं कभी वर्ल्ड कप होता है जैसे क्रिकेट का होता है तो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप से पहले। उसमें यदि हम कोई मिस्टेक करते हैं तो क्या है फिर वो करेक्शन वर्क कि हमने कहाँ मिस्टेक की। तो फर्स्ट जो पार्ट है कंपटीशन पार्ट फर्स्ट में प्रैक्टिस मैचेस हम खेलते हैं उसमें विद करेक्शन वर्क। उसके बाद क्या है यदि कहीं मिस्टेक रहती है तो करेक्शन वर्क करते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन पार्ट जो सेकंड है तो एक्चुअल मैचेस खेलते हैं हम जो हमारे रियल मैचेस होते हैं विथ फीडबैक एंड मोटिवेशन। बाय द वे हम एक आध मैच लूज भी कर गए तो उसमें फीडबैक हमने कहाँ कमी रखी थी, उसमें कहाँ हमारी कमी रह गई थी और मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप जो है नेक्स्ट जो है मैच वो जीत सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ट्रांजैक्शनल पार्ट है। अब इसमें जिसके भी 2 पार्ट हैं, पहला आता है ऑफ सेशन फॉर। इसके अंदर क्या करते हैं हम रिक्रिएशनल प्ले करते हैं। जो हमारा रियल गेम होता है उसको नहीं खेलते, लेकिन हम क्या रिक्रिएशन प्ले यानी कि जो सिमिलर गेम होते हैं जैसे हमारा बैडमिंटन मेरा गेम है तो उससे सिमिलर जो है लॉन टेनिस है तो मैं इसको जो है रिक्रिएशन के लिए मनोरंजन के लिए उसको मैं प्ले करूंगा ऑफ सेशन में। नेक्स्ट क्या ऑफ सेशन ऑफ सिमिलर रिलेटेड गेम्स। उससे रिलेशन जो है कोई कुछ रिक्रिएशन प्ले यानी कि मनोरंजक खेलने और क्या सिमिलर गेम इसमें क्या है हम खेलते हैं। तो ये हमारे 2 पार्ट है ट्रांजैक्शनल पार्ट के ऑफ सेशन। इसमें रिक्रिएशनल्स यानी कि जो मनोरंजक खेल हैं
जो हमें मनोरंजन प्रोवाइड करवाते हैं, रिक्रिएशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। और ऑफ सेशन में क्या, सिमिलर रिलेटेड गेम्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, बैडमिंटन यदि मैं खेलता हूँ तो लॉन टेनिस सिमिलर है, यदि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ तो हैंडबॉल सिमिलर गेम है, मैं रेसलिंग करता हूँ तो जूडो सिमिलर गेम है। तो इस टाइप से जो है ये हमारा ट्रांजेक्शन पार्ट होता है। फिर हमारी 3 साइकिल्स आती हैं, जो माइक्रो साइकिल्स होती हैं, तो मंथ वर्कआउट प्लान होता है। इसमें हम जो है मंथली वर्कआउट अपना प्लान बनाते हैं, ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं। और मीजो साइकिल जो है उसमें जो है आपका वीकली वर्कआउट प्लान होता है, तो हम इसमें वीक के अकॉर्डिंग वर्कआउट प्लान बनाते हैं। और थर्ड जो आपका है माइक्रो साइकिल होता है, जो हमारे डेज वर्कआउट प्लान होते हैं। तो ये जो है 3 प्लान बनाते हैं। जैसे हमारा कुछ सम मंथ बचे हुए हैं हमारे कंपटीशन के, तो हम मैक्रो साइकिल यानी कि मंथली वर्कआउट प्लान बनाएंगे। यदि हमारे कंपटीशन के सम वीक्स बचे हुए हैं तो हम क्या है, मीसो साइकिल यानी कि वीकली वर्कआउट प्लान बनाएंगे। और हमारे पास यदि सम डेज बचे हुए हैं तो हम मैक्रो साइकिल यानी कि हम डेज वर्कआउट प्लान बनाएंगे अपनी ट्रेनिंग का। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो जो आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसके प्रिंसिपल हैं, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही डिपेंड है। अब प्रिंसिपल्स आर द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे हैं टू इम्प्रूव करने के लिए होते हैं ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को। दे गाइड करते हैं हमें टू डेवलप आवर फिजिकल फिटनेस, डेवलप करने के लिए एबिलिटीज टू इम्प्रूव फर्दर। अब ये जो आपके स्पोर्ट्स जो ये आपके ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब है कि डेली ट्रेनिंग। यदि आप ये नहीं है कि 2 डेज आप ट्रेनिंग कर लें, तो आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। फर्स्ट इसका प्रिंसिपल्स होता है। यदि आपने वीक में 5 डेज आपने रेस्ट कर लिया, 2 डेज यानी आपने ट्रेनिंग की, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है प्रॉपरली वो आपको जिसके आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। यदि आपकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट रेगुलरिटी, आपको जो है कंटिन्यूटी यानी कि डेली यानी कि ट्रेनिंग आपको करनी है। नेक्स्ट जो आता है प्रॉपर लोडिंग। प्रॉपर लोडिंग से जो मतलब है, जैसे हम इसमें भी कैटेगराइज करते हैं खिलाड़ियों के लिए या पर्सन के लिए, तो आप उतनी ही लोडिंग यानी कि अपने बॉडी के लिए उतना ही वर्कलोड दें जितना आपका बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। यदि ज़्यादा वर्कलोड देंगे तो आपको जो है वो जो ट्रेनिंग है उसके जो इफेक्ट प्रॉपर वे में होनी चाहिए वो निगेटिव वे में होंगे। तो ये क्या, प्रॉपर लोडिंग होनी चाहिए, आपका जो वर्कआउट होना चाहिए आपकी बॉडी के, आपकी कैपेबिलिटी के जो है अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी एक प्रिंसिपल है स्पोर्ट ट्रेनिंग का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्या मीनिंग है कि एक मान लीजिए बिगनर्स है, एक जो है आपका वो उसको 5 इयर्स हो गया ट्रेनिंग करते हुए या किसी गेम में, तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर वो ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम वो है आप इन्वेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे बिगनर्स को भी और जो आपका बिगनर्स नहीं है दोनों को सेम ट्रेनिंग जो आपका प्रोग्राम प्रोवाइड करवा दिया। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस करने के बाद ही उनको जो है ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका इसमें आता है वो आता है रिकवरी। अब आप देखते हैं कहीं भी हॉस्टल्स हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं, कहीं पर भी है, तो वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डे में 6 डे जो है उनकी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, मंडे टू सैटरडे। लेकिन संडे जो होता है उनका रिकवरी करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए उनका एक 1 डे का जो है रेस्ट होता है, उस दिन उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो प्रॉपर रिकवरी जो है बहुत ज़रूरी है यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है आप अच्छी परफॉर्मेंस बनाए रखते हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप गेम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपर रिकवरी। नेक्स्ट जो है प्रॉपर वार्मिंग अप एंड लिमिटिंग डाउन। तो वार्मिंग अप क्या होता है, अपनी बॉडी को बिफोर एक्टिविटी उसको वार्म करना यानी कि गर्म करना, और लिमिटिंग डाउन होता है आफ्टर एक्टिविटी अपनी बॉडी को रिलैक्स वे में लाना। तो ये प्रॉपर वार्मिंग अप एंड प्रॉपर लिमिटिंग डाउन। लिमिटिंग डाउन के लिए सर्टेन कुछ लाइट एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जिसके थ्रू हम लिमिटिंग डाउन करते हैं यानी कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि प्रॉपर आपका वार्मिंग अप बिफोर एक्टिविटी आपका प्रॉपर वार्मिंग अप होना चाहिए एंड
उसके बाद जो है जब आपकी एक्टिविटी फिनिश हो जाए तो आपको क्या है सर्टेन जो लाइट एक्सरसाइज हैं स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज हैं उसके थ्रू क्या है आप लिम्बरिंग डाउन जरूर करें। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि हम जो है हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल होना चाहिए वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि इजी टू हार्ड होना चाहिए, ना कि हार्ड टू इजी, यानी कि कॉम्प्लेक्स ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो ये आपका प्रोग्रेशन, जैसे आप मंडे से आप ट्रेनिंग, आपका वीक शुरू होता है मंडे, पहले क्या है इजी, फिर हार्ड 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 हार्ड, तो सैटरडे तक आप हार्ड, यानी कि संडे फिर रेस्ट। तो प्रोग्रेशन जो है ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। तो सेफ्टी एंड प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग में। सेफ्टी एंड प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर हमारे सेफ्टी गार्ड्स यूज़ करना, और जो है हम उसको जो है सेफ्टी गार्ड्स को यूज़ करने के बाद जो है हम उसको प्रॉपरली उसको वेयर करना, यानी कि पहनना सेफ्टी गार्ड को। और जो है आपके जो सेफ्टी गार्ड होने चाहिए वो भी क्या है, वो बेटर क्वालिटी के होने चाहिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फीडबैक, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आप देखते हैं प्लेयर्स काफ़ी हार्ड वर्क करता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल जो है फीडबैक उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेडिकल चेकअप बिफोर एनी हार्ड ट्रेनिंग। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो जो आप हार्ड ट्रेनिंग दें तो उससे कोई आपको डिसएडवांटेज हो, इसलिए आपको क्या है प्रॉपर मेडिकल चेकअप जो है बिफोर एनी हार्ड एक्टिविटी आपको कराना चाहिए। ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है टोटल बॉडी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये नहीं है हमने जो है ट्रेनिंग पीरियड में हमने ओनली लेग है, लेग की का को यूज़ कर लिया लेकिन बाकी अदर बॉडी के पार्ट को नहीं करा, लेकिन हमारा होल बॉडी का जो है इन्वॉल्वमेंट उसमें क्या है वो होना चाहिए ट्रेनिंग में। होल बॉडी की हमें एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो ये आपका टोटल बॉडी इन्वॉल्वमेंट। और लास्ट आपका है अडॉप्टेशन एंड टॉलरेंस। तो अडॉप्टेशन आप उतना ही वर्कलोड को लें जितना आपका वर्क बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर सके वर्कलोड को और टॉलरेट कर सके। तो ये आपके देयर आर 11 प्रिंसिपल थे जिसके ऊपर पूरी आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डिपेंड है, और इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आपकी जो है पूरा जो है आपका परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव होगी या डिक्रीज होगी। तो ये पूरा इन प्रिंसिपल्स के ऊपर है। यदि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं, अपने गेम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो 101% आपको जो है आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। तो पहला आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मीनिंग ऑफ वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप होता क्या है? यदि वार्मिंग अप को हम यदि डिफाइन करें तो वार्मिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द बॉडी मसल्स थ्रू सर्टेन एक्सरसाइज प्रायर टू द कॉम्पिटिशन। तो ये जो वार्मिंग अप होता है वो प्रायर कॉम्पिटिशन या प्रायर ट्रेनिंग, जो हम अपनी बॉडी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं अपने सर्टेन एक्सरसाइज के थ्रू, सम एक्सरसाइजेस के थ्रू, तो उसको हम वार्मिंग अप कहते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी एंड इट इज़ डन प्रायर टू एनी कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग, यानी कि बिफोर कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग हम इसको परफॉर्म करते हैं। इट हेल्प्स द स्पोर्ट्स पर्सन टू प्रिपेयर फिजिकली, मेंटली एंड फिजियोलॉजिकली फॉर एनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और कंपटीशन। तो ये जो है वार्मिंग अप है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन को प्रिपेयर करता है फिजिकली भी, मेंटली भी और फिजियोलॉजिकली भी, जितने हमारे सिस्टम है उसको क्या है वर्किंग में लाने के लिए भी, फॉर एनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और कंपटीशन में। नेक्स्ट है इफ प्रॉपर वार्मिंग अप इज डन मसल्स बिकम रेडी हो जाते हैं टू रेस्पॉन्स एफिशिएंटली। वार्मिंग अप इज अ प्रोसेस होती है ऑफ हीटिंग अप द होल बॉडी बाय रनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेज प्रायर टू द एक्टिविटी और कॉम्पिटिशन। अब इसको यदि हम टाइप्स डिफाइन करें वार्मिंग अप के, तो इसको हम क्या है, इट इज ऑफ टू टाइप्स के होते हैं वार्मिंग अप। फर्स्ट होता है पैसिव एंड सेकंड होता है एक्टिव वार्मिंग अप। ये आपका एक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू बताया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट आपका है वार्मिंग अप।
वार्मिंग आपको हम 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका। पहला है पैसिव। पैसिव जो होता है और वो एक्सटर्नल सोर्सेस के जो है ऊपर डिपेंड होता है, और एक्टिव जो है सेल्फ परफॉर्मिंग होता है। अब जो एक्टिव है सेल्फ परफॉर्मिंग है, देयर आर 2 टाइप्स का होता है, जनरल वार्मिंग अप एंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप। जो जनरल वार्मिंग अप होता है वो कॉमन फॉर ऑल एक्टिविटीज, जितनी एक्टिविटीज होती हैं जनरल वार्मिंग अप या जितने भी आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन स्पेसिफिक जो वार्मिंग अप होता है वो पर्टिकुलरली फॉर दैट एक्टिविटी से ही रिलेटेड होता है, जो आपको जिसको कहते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप। नेक्स्ट में यदि हम आप इसको 1 by 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे तो पैसिव वार्मिंग अप क्या होता है। द मेन एम ऑफ पैसिव जो वार्मिंग अप का है इज टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करना है विदाउट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। इन पैसिव वार्मिंग अप द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड usually by external means such as while wearing heavy uniform। आप देखते हैं बहुत ज़्यादा हैवी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं जिससे हमारा बॉडी वार्म हो जाता है। नेक्स्ट है मसाज के थ्रू भी हम करते हैं इसको। नेक्स्ट हॉट वाटर जो है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, हॉट वाटर पीते हैं तब भी हमारा बॉडी वार्म टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। स्टीम एंड सनलाइट एंड हॉट ड्रिंक, तो ये जो है ये इसके किसके थ्रू करते हैं, ये इसके सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम पैसिव वार्मिंग अप करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बी पार्ट है इसमें एक्टिव वार्मिंग अप। तो वो जो होता है जब पैसिव वार्मिंग अप एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है, वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज कौन से हैं, वेरी हैवी यूनिफॉर्म, मसाज, हॉट वाटर, स्टीम, सनलाइट एंड हॉट ड्रिंक। तो ये हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम पैसिव वार्मिंग अप करते हैं। ये एक्टिव जो वार्मिंग अप है, इन एक्टिव वार्मिंग अप स्पोर्ट्स पर्सन टेक्स पार्ट इन वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू जो है अपनी बॉडी को वार्म करता है। दीज एक्टिविटीज इंक्रीज करती हैं हिज वर्किंग एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती हैं, और द टेम्परेचर ऑफ बॉडी भी उसको क्या है बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करती हैं वो इंक्रीज करती हैं अप टू रिक्वायर्ड लेवल पर। अब इसको यदि हम क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव जो वार्मिंग अप होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है जनरल वार्मिंग अप जो ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी के लिए होता है, और स्पेसिफिक वार्मिंग अप जो होता है वो रिलेटेड जो एक्टिविटी के लिए होता है। अब जनरल वार्मिंग अप को यदि हम डिफाइन करें तो जनरल वार्मिंग अप इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए होता है। दिस टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू हम इसको करते हैं, जॉगिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, स्ट्रेचिंग है, कैलिस्थेनिक है, कैलिस्थेनिक मीन्स पीटी एक्सरसाइज, एंड अदर्स जनरल एक्सरसाइज हैं जिसके थ्रू हम इसको जनरल वार्मिंग अप को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो स्पेसिफिक वार्मिंग अप है, इन एक्टिव वार्मिंग अप exercise are done with implements. Special exercises are performed which have direct relationship with the activity to be done. These specific exercises are performed after the activities of general warming up. अब इसमें कुछ सम एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके थ्रू आप इसको इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंटर, एक जो स्प्रिंटर होता है जो रेस में जो स्प्रिंट रेस होती है, स्प्रिंटर होता है, में टेक फ्यू स्टार्ट एंड, देखो बार बार क्या होता है, जैसे 100 मीटर दौड़ने वाला है स्प्रिंटर कोई भी पर्सन, तो बार बार वो स्टार्ट लेगा, स्टार्टिंग से जाएगा, गो अप, गो एंड बैक, गो एंड बैक, तो स्टार्ट एंड रन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर द एक्चुअल कॉम्पिटिशन, तो शॉर्ट डिस्टेंस की वो रनिंग करेगा इसको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल दिया है बास्केटबॉल प्लेयर्स का। अब बास्केटबॉल प्लेयर्स में प्रैक्टिस फॉर ले अप शॉट आप देखते हैं एंड फ्री थ्रो बिफोर द कॉम्पिटिशन, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप इम्प्रूव द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को डेवलप करते हैं।
नेक्स्ट इसी में यदि हमारा आता है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप का जो इम्पोर्टेंस है यदि हम उसको डिफाइन करें तो फर्स्ट यदि हम वार्मिंग अप करते हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है इसका। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो हमारी इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारी बॉडी वर्कलोड लेने के लिए और जो है वो रिएक्शन टाइम उसका क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट जो है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट यदि हमने कोई भी चीज़ खाई है तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। यदि हम वार्मिंग अप करते हैं तो ये हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है उसको भी क्या है, इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी। यदि हम प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी जो है उसको भी इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है रिड्यूस द एंजाइटी एंड टेंशन। एंजाइटी मीन्स होता है नर्वसनेस या फियर। तो देखते हैं हम कोई भी बिफोर एक्टिविटी कोई भी होता है हमें एक एंजाइटी प्रॉब्लम होती है, यानी कि फियर होता है, नर्वसनेस होती है एंड टेंशन होती है। तो यदि प्रॉपर वार्मिंग अप करते हैं तो उस एंजाइटी एंड टेंशन को रिमूव कर देता है वो। नेक्स्ट है वार्मिंग अप जो है अवॉइड्स इंजरी। यदि आप प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे तो आपका बॉडी, आपके जो मसल्स हैं और आपके जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे आपके इंजरी के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे, वो बहुत कम होंगे। नेक्स्ट जो है इंक्रीज द स्पीड ऑफ मसल्स। आप देखते हैं प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे तो स्पीड ऑफ मसल्स क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो यदि आप प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे तो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होगी और लेवल जो है आपका परफॉर्मेंस का वो इंप्रूव हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट है आपका है जॉइंट्स बिकम मोर फ्लेक्सिबल। यदि आप प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो मोर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो ये आपका जो था वो था आपका वार्मिंग अप मीनिंग, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इसी में जो आपका आता है वो आता है मीनिंग ऑफ लिमरिंग डाउन। तो इससे पहले लिमरिंग डाउन से पहले हमने जो रीडिंग की थी वो की थी हमने वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप जस्ट अपोजिट होता है लिमरिंग डाउन के। वार्मिंग अप का मतलब मीनिंग होता है बॉडी को वार्म करना और लिमरिंग डाउन का मतलब है अपनी बॉडी को कूलिंग डाउन करना, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करना सर्टेन एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो आइए हम इसको अब डिफाइन करते हैं। तो लिमरिंग डाउन इज आल्सो कॉल्ड जो है वार्मिंग डाउन भी इसको कहते हैं, यानी कि कूलिंग डाउन भी कहते हैं इसको। ठीक है। टू ब्रिंग द बॉडी इन नॉर्मल स्टेज आफ्टर एनी कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग इज कॉल्ड कूलिंग डाउन भी इसको कहते हैं। तो जैसे आफ्टर, यानी कि आप देखते हैं वार्मिंग अप बिफोर कंपटीशन, बिफोर ट्रेनिंग होता है, लेकिन ये आफ्टर कंपटीशन या आफ्टर इवेंट या आफ्टर ट्रेनिंग हम इसको क्या है, कूलिंग डाउन को परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट कूलिंग डाउन इज अ नेसेसरी एक्टिविटी होती है आफ्टर ट्रेनिंग और कंपटीशन। अब इसी को यदि हम नेक्स्ट जो है आपको इम्पोर्टेंस यदि इसका डिफाइन करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ लिमरिंग डाउन का इम्पोर्टेंस क्या है, आ वार्मिंग अप इज एसेंशियल बिफोर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन होता है वार्मिंग अप। कूलिंग इज इक्वली एसेंशियल टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द नॉर्मल पोजिशंस आफ्टर ट्रेनिंग और कंपटीशन। इट्स एडवांटेजेस आर मेंशन्ड बिलो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज है इसका, तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है बिकम नॉर्मल हो जाता है यदि आप कूलिंग डाउन करते हैं। तो आप देखते हैं जब आप ट्रेनिंग करते हैं या कोई कंपटीशन में किसी इवेंट करते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन सर्टेन एक्सरसाइजेज के थ्रू जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं उसके थ्रू जो हम क्या है, इसका जो एडवांटेज है तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बिकम नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है डिक्रीज इन टेंशन। तो जो टेंशन है, जो आपका तनाव है, वो भी आपका क्या है, कम होता है इसके थ्रू, लिमरिंग डाउन के थ्रू। नेक्स्ट है मसल्स डू नॉट रिमेन स्टिफ, यानी कि जो है स्टिफ नहीं होता आपका जो है मसल्स। नेक्स्ट है हार्ट रेट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेज। आप देखते हैं कोई भी एक्टिविटी करते हो, आप ये अगर ट्रेनिंग करते हो तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन आप जब कूलिंग डाउन करते हैं तो हार्ट रेट क्या हो जाती है आपका, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। नेक्स्ट जो है नॉर्मल ब्लड फ्लो इन द बॉडी। आप देखते हैं जब कोई
आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या आप कोई ट्रेनिंग करते हैं तो आपका जो है ब्लड फ्लो बॉडी का इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब आप कूलिंग डाउन करते हैं तो ब्लड फ्लो जो है आपका वो क्या है धीरे धीरे क्या है नॉर्मल हो जाता है। और जो है ये जो आपका नेक्स्ट एडवांटेज है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो इन द बॉडी। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। आप देखते हैं कोई भी एनारोबिक एक्टिविटी करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब आपकी जो एनारोबिक एक्टिविटी है जैसे फिनिश होती है और उसके बाद जब आप कूलिंग डाउन करते हैं तो क्या है आपकी जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जो है क्वांटिटी वो क्या है इम्प्रूव हो जाती है और आप जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है नेक्स्ट इसका एडवांटेज है। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि रिड्यूसेस फटीग। तो रिड्यूस ऑफ फटीग मीन्स थकान। तो आप यदि कूलिंग डाउन करते हैं तो आपके जो फटीग है उसको रिड्यूस करता है, तो आपकी जो फटीग है वो रिड्यूस होती है। और नेक्स्ट और लास्ट है रिलैक्स्ड बॉडी। तो आपकी जो बॉडी है वो आपकी रिलैक्स्ड होती है यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, यदि कूलिंग डाउन करते हैं तो आपकी बॉडी जो है बिल्कुल जो है आपकी रिलैक्स हो जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था लिमरिंग डाउन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डोपिंग, क्योंकि ये जो आपकी यूनिट है वो 2 चैप्टर्स को आपको कंबाइन करके बनाई है। पहले ये जो चैप्टर्स थे आपकी जो यूनिट थी अलग अलग थी, तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स अलग थी, डोपिंग अलग थी, लेकिन अब इन्होंने क्या हुआ इन दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया। अभी तक जो हमारा था वो ट्रेनिंग का पार्ट था, लेकिन डोपिंग भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग में कंपटीशन में डोपिंग का यूज आजकल वो है आम हो गया है। तो आइए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हमारा नेक्स्ट इसमें आता है डोपिंग। तो डोपिंग को हम इसको क्या है एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ डोपिंग। यदि हम डोपिंग को डिफाइन करें डोपिंग होती क्या है, तो डोपिंग को यदि हम डिफाइन करते हैं डोपिंग इज द वर्ड विच इज यूज होता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में। अब डोपिंग का जो वर्ड है वो आपका स्पोर्ट्स की फील्ड में यूज किया जाता है। व्हेन एथलीट्स यूज प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। अब जो एक एथलीट है वो यूज करता है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस को और मेथड्स को टू अनफेयरली इम्प्रूव देयर स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस। तो एक जो एथलीट है वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस को और मेथड को जब यूज करता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो इट इज आल्सो नो एज, इसको कहते हैं हम डोपिंग। इन फैक्ट सम एथलीट टेक इलीगल सब्सटेंसेस टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। आप देखते हैं कुछ जो एथलीट हैं खिलाड़ी हैं वो इलीगल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। दिस एक्टिविटी इज नो एज डोपिंग। तो इस एक्टिविटी को जो है हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब इसी में जो आता है यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं अब इसका जो है डोपिंग का, तो डोपिंग को यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो डोपिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स। अब 2 टाइप्स में हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप्स है वो परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंसेज हैं और सेकंड जो है आपका फिजिकल मेथड है। तो 2 टाइप्स से जो है डोपिंग जो है वो करते हैं एथलीट्स। तो फर्स्ट जो है परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं, जैसे स्टिमुलेंट्स है, नेक्स्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, नेक्स्ट नार्कोटिक्स है, नेक्स्ट ड्यूरेटिक्स है और नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स है। तो ये आपके परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंसेस हैं जिसको यूज करके परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं एथलीट्स। नेक्स्ट जो आपके है वो फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड कौन से होते हैं, ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग। तो ये 2 टाइप्स की आपकी डोपिंग होती है, ब्लड और जीन डोपिंग। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था स्पोर्ट्स जो ये इसका डोपिंग का। नेक्स्ट इसी में आता है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस आपके कौन कौन से हैं और उनका यूज क्या है। तो फर्स्ट इसमें आता है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस आपके आते हैं स्टिमुलेंट्स। अब स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, दीज जो ड्रग्स होती हैं स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं वर्क आउटपुट एबिलिटी बाय द रिडक्सिंग द फीलिंग ऑफ फटीग।
तो ये स्टिमुलेंट जो होते हैं, जो फटीग यानी थकान की जो फीलिंग है उसको क्या है रिमूव करते हैं। इट इंक्रीज करते हैं, द हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं एंड इम्प्रूव कर देते हैं द रिएक्शन टाइम। और जितना अच्छा रिएक्शन टाइम होगा उतनी क्या है परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव होगी। तो दे आर यूज टू इंक्रीज एंडोरेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं एंड स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। इट्स साइड इफेक्ट्स इसका क्या है, आर एग्रेशन। अब ये जो यूज करते हैं तो एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, वायलेंट बिहेवियर हो जाता है एंड इरेगुलर जो है हार्ट बीट उसकी जो होती है पर्सन की यानी खिलाड़ी की इरेगुलर हो जाती है, तो उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो ये आपका स्टिमुलेंट्स है जिसका आपका क्या वर्किंग क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट इसी में जो आता है आपका प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस जो आता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड आता है। अब रोल क्या है एनाबॉलिक स्टेरॉइड का, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होती है वो इंक्रीज कर देती है द मसल साइज एंड स्ट्रेंथ को, दे इनहेंस करती है द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन की इन स्पोर्ट्स में। इट्स साइड इफेक्ट्स क्या है, आर हार्ट एंड लीवर जो है डिजीजेज होने के चांसेस रहते हैं इसमें, ज़्यादातर हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, लीवर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं इसमें इसको लेने वाले पर्सन के। नेक्स्ट आता है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या होती है, नशीली दवाएं होती हैं, दे आर गुड पेन किलर होती हैं। इसको यदि हम लेते हैं तो जो हमारी मान लीजिए कोई इंजरी है, बहुत पेन हो रहा है, तो हमारा पेन जो है वो पेन से हमें क्या है रिलीफ मिल जाता है, और वो रिलीफ मिलने के बाद जो है हमें महसूस नहीं होता कि हमारे कहीं पेन भी है। तो ये दे आर गुड पेन किलर हैं। दे आर यूज ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में यूज किया जाता है टू रिमूव करने के लिए द फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस को भी फीलिंग को एंड टायर्डनेस को भी, उसको फीलिंग को टायर्डनेस रेस्टलेसनेस और टायर्डनेस की फीलिंग को रिमूव करने के लिए नारकोटिक्स का यूज किया जाता है। दीज ड्रग्स हैव वेरियस साइड इफेक्ट्स लाइक एडिक्शन। अब इसमें क्या है, ये जो नारकोटिक्स हैं यदि आप कंटिन्यूसली यूज करोगे तो एडिक्शन जो है आपको इसको आदी बना देगा आपको। नेक्स्ट जो इसका साइड इफेक्ट है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन भी आपका लॉस हो जाएगा एंड नोसिया एंड वॉमिटिंग। नोसिया मतलब जैसे जी मचलाना, इसको नोसिया कहते हैं, एंड वॉमिटिंग। तो ये आपका जो है साइड इफेक्ट है उसके जो वर्किंग है वो नारकोटिक्स का। नेक्स्ट इसी में आता है डायबिटिक्स। डायबिटिक्स का क्या रोल है कि दीज ड्रग्स जो है ये मोस्टली जो जैसे वेट कैटेगरी से जितने भी आपके कंपटीशन होते हैं वो उसको वेट को बहुत जल्दी रिड्यूस करने के लिए डायबिटिक्स का यूज किया जाता है। तो दीज ड्रग्स एलिमिनेट करते हैं वो फ्लूइड को फ्रॉम द बॉडी को। तो हमारी ये जो ड्रग्स हम लेते हैं डायबिटिक्स लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो वाटर है उसको वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं, किसके थ्रू, स्वेट और यूरिन के थ्रू। तो द पर्सन जो है रिड्यूस बॉडी वेट इन वेरी शॉर्ट पीरियड। दीज ड्रग्स इंक्रीज यूरिन सेक्रेशन। तो ये जब ये ड्रग्स को लिया जाता है, जैसे लेसीस है एक इसमें ड्रग्स आती है, इसका एक पार्ट है डायबिटिक्स का। तो लेसीस यदि हम लेते हैं तो बार बार फ्रिक्वेंटली आपको यूरिन आती है, यूरिन के थ्रू आपका बॉडी का जो बॉडी में आपको वाटर है तो आपकी बॉडी में, तो उसको वो सारा बॉडी से जो है वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, जिससे आपका वेट जो है वो लॉस हो जाता है यानी कम हो जाता है। दीज ड्रग्स हैव वेरियस साइड इफेक्ट होते हैं इसके। अब कौन कौन से हैं, लाइक क्योंकि बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है तो ये हमारे बॉडी के जो वाटर को वो है यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर कर देती है। तो इसमें साइड इफेक्ट क्या है कि यह डिहाइड्रेशन की जो है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है लो ब्लड प्रेशर एंड किडनी डैमेज। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं डायबिटिक्स के। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स का क्या रोल होता है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, ये जो ड्रग्स है वो हमारी हार्ट रेट को स्लो कर देता है। और इसमें ये जो बीटा ब्लॉकर्स है मोस्टली यूज करते हैं शूटर्स और आर्चर या गोल्फर, गोल्फ वाले, इनमें मोस्टली इन गेम्स में ज़्यादा यूज होता है क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जितनी आपकी हार्ट रेट स्लो होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि आपका जो है वाइब्रेट कम होगा हैंड, और उतने जो है आपका जो निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर्स है दे रिड्यूस द एंजाइटी
को भी ये रिड्यूस करने में काम करते हैं। लोअर द हार्ट रेट की आपको लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं हार्ट रेट को। और रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिलैक्स मसल्स, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और जो आपका मसल्स है उसको रिलैक्स कर देते हैं। दीज आर जनरली जो यूज होते हैं बाय शूटर्स, ठीक है, स्काई डाइवर्स और जंपर्स, मोटर रेसिंग प्लेयर्स, आर्चर्स एक्सेट्रा जो इसको यूज करते हैं। दे कॉज सीरियस, इसका जो साइड इफेक्ट है, दे कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन लेटर एज, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ओल्ड एज में क्या है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी हमारे क्रिएट हो जाएंगी। तो ये आपके प्रोविडेंट सब्सटेंसेस है जिसको हमने एक्सप्लेन किया, उसका जो है यूज क्या है, उसके साइड इफेक्ट। अब नेक्स्ट जो है हम इसको यूज करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ प्रोविडेंट सब्सटेंसेस। हम सारे के ही एक साथ जितने भी प्रोविडेंट सब्सटेंस अभी हमने 1 बाय 1 उसके प्रोसेस और जो आपके साइड इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन किया। आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको साइड इफेक्ट ऑल टोटल के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं जितने भी प्रोविडेंट सब्सटेंसेस है या ड्रग्स के साइड इफेक्ट क्या है वो यहाँ पर हम इसको क्या है एक्सप्लेन करेंगे। तो देयर आर फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ प्रोविडेंट सब्सटेंसेस डोपिंग के। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं? फर्स्ट आपका है एडिक्टिव इफेक्ट। यदि आप कंटिन्यूसली इसको लेंगे तो आपको उसको आदी हो जाएंगे, एडिक्टिव इफेक्ट उसके हो जाएंगे आपके लिए। और नेक्स्ट जो इसका साइड इफेक्ट है वो कार्डियक प्रॉब्लम, जो कार्डियक मीन्स होता है हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक है, ठीक है, तो हार्ट वीक हो जाना, तो ये सारे जो है कार्डियक प्रॉब्लम आपको जो है इंक्रीज हो जाएंगी यदि आप जो है कंटिन्यूसली डोपिंग यानी कि प्रोविडेंट सब्सटेंसेस को यूज करेंगे। नेक्स्ट है अफेक्ट किडनी एंड डैमेज। तो यदि आप इनका यूज करेंगे तो नेक्स्ट साइड इफेक्ट क्या है कि ये किडनी और जो है लीवर दोनों को ही डैमेज करता है। नेक्स्ट है अनबैलेंस साइकोलॉजिकल बिहेवियर। आपका जो है अनबैलेंस साइकोलॉजिकल बिहेवियर से क्या मीनिंग है? यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर यानी कि आपका जो है एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, वायलेंट बिहेवियर हो जाएगा इसके थ्रू। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो ये जो है आपको वो ज़्यादातर क्रिएट हो जाएंगी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, जैसे अभी हमने डायरेटिक्स का यूज को एक्सप्लेन किया कि आप ज़्यादा डायरेटिक्स यूज करेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन, क्योंकि बॉडी का जो आपका वाटर है वो यूरिन स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू आपको बाहर निकाल देती है, ये जैसी ड्रग्स है, तो आपको डिहाइड्रेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे आपको अस्थमा है, ब्रीथलेसनेस है, तो ये आपको रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है वो आपको क्रिएट हो जाती है यदि इसका साइड इफेक्ट और है डोपिंग का। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? जैसे आप देखते हैं डोपिंग करते हैं किसी भी कंपटीशन में तो एक ही इंजेक्शन से क्या करते हैं कि कई सारे एथलीट क्या है वो कोई इंजेक्शन है तो अपने दूसरे ने से भी उसी सिरिंज को यूज कर लिया और नेक्स्ट ने भी, तो कई सारे यूज कर लेते हैं, तो इसमें इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें नेक्स्ट साइड इफेक्ट है इन्फेक्शंस। यदि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है और सिरिंज के थ्रू भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्लास है सेम एंड रिप्रेजेंसेस। तो सेम यानी कि शर्म की बात भी होती है। और जैसे आप अभी एक नरसिंह यादव का आपने केस सुना होगा कि बहुत अच्छा खिलाड़ी था और बहुत अच्छे चांसेस थे ओलंपिक के, लेकिन वो ड्रग्स में इन्वॉल्व पाया गया। लेकिन उसको कितनी शर्म की बात है, जो पूरा प्राउड करता था पूरा इंडिया, क्या मैं कहता हूँ पूरा वर्ल्ड नरसिंह यादव पर, लेकिन वो शर्म की बात है, सब उसको उल्टा सीधा कहने लगे और बड़ी शर्म की बात, जितनी बहुत उसको शर्मिंदा होना पड़ा। तो ये आपके साइड इफेक्ट थे इसके। ये हमारी पूरी यूनिट थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।